Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Badr Iqbal from Physics Department DPS in College Okada. We are discussing here 10th class lectures. तो आज हमने एक यूनिट नंबर 11 को स्टार्ट करने जा रहे हैं. द नेम ऑफ द यूनिट इज़ साउंड. साउंड को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं कि आप सबको पता है कि किसी भी किस्म की वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी के जिस मीडियम के अंदर हमने कोई वेव प्रोड्यूस करनी है तो उस मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेट करना बड़ा ज़रूरी है. जब मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो वो वेव्स जनरेट होंगी. फॉर एग्जांपल रिपल टैंक आपने पढ़ा हुआ है, तो रिपल टैंक के अंदर जो वाइब्रेटर है वो जब वाइब्रेट करता है तो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. इसी तरह से और भी बहुत सारी वेव्स जो हैं वो बॉडी के अंदर जो मीडियम है या बॉडी के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है उनकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. आज हम वेव्स की एक न्यू टाइप जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. द नेम ऑफ द वेव इज़ साउंड वेव्स. और इस वेव का ताल्लुक़ जो है ये हमारे कानों के साथ है. हाँ जी, ये ऐसी वेव्स हैं जिनको हम सुन सकते हैं. तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप ये पढ़ चुके हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़. तो कोई भी साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है. ये बोर्ड मार्कर को जब है इस वाइट बोर्ड के ऊपर स्ट्राइक करूँगा तो ये एक साउंड सुनाई दी होगी आपको. तो ये साउंड जब सुनाई दी आपको, बेसिकली हुआ ये कि जब मैंने इसको स्ट्राइक किया इस वाइट बोर्ड की इस पोजीशन के ऊपर तो इसके पार्टिकल्स ने वाइब्रेट किया और इस बॉडी के पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने की वजह से जो इसके करीब एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गए. और उन एयर के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन से ने क्या किया कि वो ट्रैवल करके मेरे कान यानी कि ईयर तक पहुँचे. तो मुझे एक सेंसेशन ऑफ साउंड जो है वो महसूस हुई. तो व्हेन बॉडीज वाइब्रेट एयर अराउंड द बॉडी आल्सो वाइब्रेट. सो सेंसेशन ऑफ साउंड इज़ हियर बाय आवर ईयर्स. तो फिर इस तरह से आवाज़ जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या एक सोर्स ऑफ साउंड से दूसरे पर्सन के कान तक, ईयर्स तक पहुंचती है. फॉर एग्जांपल गिटार आपने देखी होगी. गिटार के अंदर क्या लगी होती हैं? स्ट्रिंग्स लगी होती हैं. तो जब आप किसी गिटार की स्ट्रिंग को प्लक आउट करते हैं, उसको थोड़ा सा खींचते हैं, तो क्या होता है? स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट करती हैं और आपको एक बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है गिटार के अंदर. मैं या आप जब बोलते हैं तो हमारी साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? अल्लाह ताला ने हमारे गले के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स रखे हुए हैं. ये दो वोकल कॉर्ड जो हैं ये वाइब्रेट करते हैं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं. और हर इंसान की वोकल कॉर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो वाइब्रेट करते हैं वोकल कॉर्ड्स हमारे, वो किसी दूसरे इंसान की वोकल कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करते. तो लिहाजा अल्लाह ताला की ये भी एक कह लें कि बहुत ज़बरदस्त एक हिकमत है कि मेरी आवाज़ किसी दूसरे इंसान से मैच नहीं करती. इसी तरह से इस दुनिया के अंदर किसी भी एक इंसान की जो आवाज़ है वो किसी दूसरे से मैच नहीं करती. और तमाम जितने भी करोड़ों अरबों यहाँ पे लोग हैं उन सब की आवाज़ें जो हैं वो सबसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं. अच्छा जी, इसी तरह से हमारे कुछ बॉडी ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, ये भी वाइब्रेट करते हैं. और इनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो डॉक्टर्स जो हैं वो एक स्पेशल किस्म का डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको आप स्टेथोस्कोप कहते हैं. तो स्टेथोस्कोप से ये हार्ट बीट जो है इसकी वाइब्रेशन को फील किया जा सकता है, लंग्स की वाइब्रेशन को फील किया जा सकता है. नेक्स्ट है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़. तो साउंड, एक बात तो ये है कि वाइब्रेटिंग बॉडीज़ ही प्रोड्यूस कर सकती हैं. अगर बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी तो साउंड प्रोड्यूस भी नहीं हो सकेगी. इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है. ट्यूनिंग फोर्क एक ये ऐसी डिवाइस है जो हमारी फ़िज़िक्स लैब के अंदर मौजूद है. और ये मेरे पास जो ट्यूनिंग फोर्क है इसके अंदर ये जो दो इसकी लेंथ्स आपको नज़र आ रही हैं इसको प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क क्या कहते हैं? ये और ये, दीज आर द प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क. और ये जो इसका नीचे वाला लोअर पोर्शन है इसको स्टेम ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं. ये बेटा मेरे पास एक रबर पैड है. जैसे ही हम ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो एक स्पेशल किस्म की साउंड प्रोड्यूस होगी.
वो क्यों प्रोड्यूस होगी? वो इसलिए क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क के जो ये प्रॉन्ग्स हैं ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको स्ट्राइक करेंगे ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करेंगे और इनकी वाइब्रेटरी मोशन की वजह से एक स्पेशल किस्म की साउंड सुनाई देगी। शायद आपको माइक के अंदर इसकी आवाज़ जो है वो आ रही हो। तो अब हम चलते हैं जी आगे कि ट्यूनिंग फोर्क जो है जैसे ही हम इसको रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो हम इसको ये आपके सामने एक सस्पेंडेड बॉल है ये, तो हम जैसे ही ये सस्पेंडेड बॉल इस टाइम इस रेस्ट पे है, तो जैसे ही हम ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड पे स्ट्राइक करके इस सस्पेंडेड बॉल पे के साथ टच करेंगे तो वो थोड़ा सा मूव करेगा, बाल थोड़ी सी आगे को मूव करेगी और आपको एक साउंड भी सुनाई दी है। इसी तरह से मेरे पास ये एक ग्लास का मटेरियल है, एक और आवाज़ आपको आई होगी इस तरह से। तो इसी तरह से जब हम क्या करेंगे कि ये ग्लास ऑफ वाटर के अंदर अच्छा बेटे ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड पे आपने स्ट्राइक करना है और ग्लास वाटर के अंदर डिप करना है। आपको एक स्प्लैश दिखाई दिया होगा, यानी कि बाहर जैसे छींटे उड़ रहे हैं ना बाहर ग्लास से, वो चीज़ दिखाई दी होगी जी इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 2-3 एक्टिविटीज़ मैंने आपको करके दिखाई हैं परफॉर्म करके, तो इनसे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो साउंड वेव्स हैं वो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ ही प्रोड्यूस कर सकती हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, यानी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी ना किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मटेरियल मीडियम जो है वो गैस की फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो वास्ता है, हमारी आवाज़ एक दूसरे को क्योंकि एयर के ज़रिए से ट्रैवल करती है, लिहाजा हम यहाँ पे एयर जो है उसको बीच में से निकाल के एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि साउंड जो है वो एयर की गैर मौजूदगी में क्या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी के अंदर ये है जी कि ये एक वैक्यूम पंप है या सक्शन पंप है जो एयर को अपने अंदर खींच सकता है। और ये आपके सामने एक बेल जार है, बेल जार के अंदर एक बेल इलेक्ट्रिक बेल है। इलेक्ट्रिक बेल का जो कनेक्शन है वो बाहर एक पावर सप्लाई के साथ है। तो अभी हमने बेल की जो पावर सप्लाई है वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को ऑन नहीं किया, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी कि जैसे ही हम इस यहाँ से पावर सप्लाई को ऑन करते हैं करंट आना स्टार्ट होगा, बेल जो है उसकी रिंगिंग स्टार्ट हो जाएगी, बेल बजना शुरू हो जाएगी और उस बेल की जो आवाज़ है, जो साउंड है वो हमें बाहर सुनाई देगी। हमें बाकायदा फील होगा कि अंदर जो है वो एक बेल जो है वो रिंगिंग कर रही है, बेल बज रही है। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ ही वैक्यूम पंप को ऑन कर देते हैं। वैक्यूम पंप क्या करेगा, वैक्यूम पंप जो है वो इस बेल जार के अंदर जो एयर है उसको बेटे इस बेल जार से बाहर निकालना शुरू कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता ये जो इसकी बेल की जो साउंड है जो पहले हमें ज़्यादा आ रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें इस बेल की बिल्कुल भी आवाज़ बाहर नहीं आएगी। हालांकि पावर सप्लाई से करंट आ रहा है, बेल ऑन है और बेल रिंगिंग कर रही है, लेकिन उसकी साउंड हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि एयर जो कि एक मीडियम था इस साउंड को हमारे कानों तक पहुंचाने के लिए, वो तो अब है ही नहीं, वो तो हमने बाहर उसको सक आउट कर लिया, बाहर निकाल दिया। अब हम दोबारा क्या करते हैं, वैक्यूम पंप जो है उसको ऑफ़ करते हैं और एयर को दोबारा अलाउ करते हैं कि वो इस बेल जार के अंदर एंटर हो जाए। जैसे ही आप देखेंगे कि इस बेल जार के अंदर एयर एंटर होगी तो दोबारा से फिर क्या होगा कि जो बेल है उसकी साउंड जो है वो हमें सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं कि जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की उसको ज़रूरत होती है। मटेरियल मीडियम नहीं होगा तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट भी नहीं कर सकती। अच्छा, आप जानते हैं कि ऐसी जो साउंड्स हैं जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, मटेरियल मीडियम के बगैर वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट नहीं कर सकती, ऐसी साउंड्स को आप क्या कहते हैं?
मैकेनिकल वेव्स, यस, आपने वेव्स की दो टाइप्स पढ़ी हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपेगेट करने के लिए, जबकि मैकेनिकल वेव्स जो हैं उनको मीडियम की ज़रूरत होती है, जो मीडियम के बगैर एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट कर ही नहीं सकती। तो फिर ये जो साउंड वेव्स हैं ये क्या हुई, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? ये मैकेनिकल वेव्स हैं, हाँ, ऐसी वेव्स जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जी बेटे, तो मैकेनिकल वेव्स की फर्दर जो हैं दो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये जो साउंड वेव्स हैं इनका एटीट्यूड या इनका जो बिहेवियर है वो लॉन्गिट्यूडनल बिहेवियर है। आपको इस हेडिंग से नज़र आ रहा होगा। इस चीज़ को हम प्रूव करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी के मुताबिक ये आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है। ट्यूनिंग फोर्क की ये 3 डिफरेंट, इसका ये जो राइट वाला प्रोंग जो है उसको हम बेटे देख रहे हैं। इसके अंदर इसकी 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं, ए, ओ और बी। इस टाइम ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट नहीं कर रहा, लिहाजा ये अपनी मेन पोजीशन ओ पे है और जो इसके साथ अटैच्ड एयर की लेयर्स हैं जो इसके साथ, वो उनकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी वो किसी भी तरह से किसी प्रेशर के क्या कहते हैं कि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। अब जैसे ही हम ट्यूनिंग फोर्क को किसी रबर पैड पे स्ट्राइक करके वाइब्रेट करवाएंगे तो क्या होगा, ट्यूनिंग फोर्क का ये वाला राइट प्रोंग जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं ये अपनी मेन पोजीशन ओ से बी की तरफ मूव करेगा। जैसे ये ओ से बी की तरफ मूव करेगा तो इसके पास नियर अबाउट जो भी एयर की लेयर होगी उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा। अब ये वाला प्रेशर इस एयर लेयर की वजह से साथ वाली लेयर पे, और वो वाला जो प्रेशर है वो आगे नेक्स्ट लेयर्स के ऊपर एक्सर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इतनी रीजन के अंदर हमारे पास एक कंप्रेशनल रीजन जो है वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे एयर लेयर्स के अंदर प्रेशर की वजह से यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये प्रोंग जो है, राइट प्रोंग जो इसका है, वो अपनी इस बी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस ओ मीन पोजीशन की तरफ आएगा और फिर वो ए एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो एयर लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ द एयर हैं, उनके ऊपर प्रेशर एक कम होगा और वो एक रिलैक्स सिचुएशन के अंदर आ जाएंगी। तो एयर की लेयर जो सी हैं दे विल बिकम फार अपार्ट फ्राम ईच अदर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये रेयरफेक्शन वाला पोर्शन बना है। तो जैसे ही ये प्रोंग जो है वो ए पोजीशन पे आएगा तो इसके करीब एक रेयरफेक्शन बन जाएगा, और जैसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा और ओ से बी तक एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे बेटे कंप्रेशंस बनते जाएंगे। ये कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की एक सीरीज़ जो है वो बनती जाएगी और इस तरह से साउंड वेव्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करती जाएंगी, यानी साउंड वेव्स इधर से आगे तक पहुंच जाएंगी। तो ये था लॉन्गिट्यूडनल बिहेवियर ऑफ द साउंड वेव्स। इसके अंदर क्या हुआ, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर कैसे शो कर रही है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ वेव्स भी इधर है और मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन जो है उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और डायरेक्शन ऑफ वेव्स दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। लिहाजा हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।